नमस्ते दोस्तों, यात्रा पश्चिम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी यात्रा हमें दक्षिण पूर्व एशिया के एक बेहद ही खूबसूरत और दिलचस्प देश फिलीपींस की ओर ले जा रही है। इस देश की संस्कृति, इसका भूगोल और अनोखी परंपराएं आपको यकीनन हैरान कर देंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपनी मुख्य कहानी शुरू करते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक आपदाओं का द्वीपीय देश। फिलीपींस पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। आधिकारिक तौर पर फिलीपींस गणराज्य के रूप में जाना जाने वाला ये देश 7,600 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है, जो लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बनाते हैं। द्वीपों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद केवल 11 सबसे बड़े द्वीप देश के कुल भूमि क्षेत्र का 95% हिस्सा बनाते हैं। इनमें से उत्तर में लुजोन और दक्षिण में मिंडानाओ क्रमशः 1,09,965 वर्ग किलोमीटर और 97,530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ दो सबसे बड़े द्वीप हैं, और इनके मध्य में विसायस द्वीप समूह है। ये तीन क्षेत्र फिलीपींस के राष्ट्रीय ध्वज पर 3 सितारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण चीन सागर, फिलीपींस सागर और सेलेबस सागर के बीच स्थित होने के कारण फिलीपींस के पास एक लंबी तटरेखा और 110 मिलियन 11 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ एक समृद्ध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। फिलीपींस वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और दुनिया में 13वें स्थान पर है। उल्लेखनीय रूप से ये देश 175 से अधिक विभिन्न जातीय समूहों का घर है, हालांकि अधिकांश आबादी मलय पॉलिनेशियन मूल की है। सबसे उल्लेखनीय समुदायों में से एक बाजाऊ समुद्री लोग हैं, जो तवी तवी द्वीप के आसपास रहते हैं। वे 60 मीटर गहराई तक गोता लगाने और अपनी असाधारण रूप से बड़ी प्लीहा स्प्लीन्स के कारण पानी के नीचे 13 मिनट तक सांस रोकने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये दुनिया की उन कुछ जनजातियों में से एक है जो अभी भी समुद्र से जुड़ी जीवन शैली को बनाए हुए हैं। फिलीपींस का भाषाई परिदृश्य भी इसकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है, जहां इन द्वीपों में 175 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि केवल 2 ही आधिकारिक भाषाएं हैं, फिलिपिनो और अंग्रेजी। औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू की गई अंग्रेजी आधारित शिक्षा नीति के कारण लगभग 64% फिलिपिनो आबादी अब अंग्रेजी में पारंगत है, जो 72 मिलियन 7.2 करोड़ से अधिक लोगों के बराबर है। ये फिलीपींस को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश बनाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के लिए संचार और अन्वेषण को भी सुविधाजनक बनाता है। भौगोलिक दृष्टि से फिलीपींस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ 300 से अधिक ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 24 अभी भी सक्रिय हैं। सबसे प्रमुख ज्वालामुखियों में से एक मेयॉन है। यह अपने लगभग पूर्ण सममित शंक्वाकार आकार के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। मियोन अक्सर 8 साल के औसत चक्र के साथ फटता है। सबसे हालिया विस्फोट जून 2023 में हुआ था, जिससे 14,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। इसके अतिरिक्त राजधानी मनीला से केवल 50 किलोमीटर दूर स्थित ताल ज्वालामुखी को इसके उच्च जोखिम स्तर के कारण डिकेड ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके 2020 के विस्फोट से लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ, जो फिलीपींस के सामने आने वाले भूवैज्ञानिक खतरों को उजागर करता है। ज्वालामुखियों के अलावा फिलीपींस दुनिया में सबसे अधिक आंधी टाइफून की चपेट में आने वाला देश भी है। औसतन हर साल लगभग 20 आंधी दस्तक देते हैं, जिनमें से कम 5 भारी विनाश का कारण बनते हैं। 2013 में सुपर टाइफून हाइयान फिलीपींस के इतिहास की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक था, जिसमें हवा की गति 315 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। इस तूफान में 6,300 से अधिक लोगों की जान गई और लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। अपने अद्वितीय भौगोलिक स्थान के कारण फिलीपींस को अक्सर दक्षिण पूर्व एशिया की तूफान ढाल टाइफून शील्ड कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि फिलीपींस की भौगोलिक स्थिति देश के लिए फायदे और नुकसान दोनों लाती है? यदि आपको लगता है कि ये देश वास्तव में दक्षिण पूर्व एशिया के एक सुपर हीरो जैसा दिखता है, तो नंबर 1 लिखकर कमेंट करें। नंबर 2, एशिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं। फिलिपिनो महिलाओं को एशियाई सुंदरता का सबसे प्रमुख प्रतिनिधित्व माना जाता है।
जो पश्चिमी विशेषताओं के साथ खूबसूरती से मिश्रित है। हल्की सांवली त्वचा, बड़ी गहरी भूरी आंखें और ऊंची नाक जैसी सामान्य विशेषताएं स्पेनिश औपनिवेशिक काल से प्रभावित विशिष्ट आनुवांशिक लक्षण हैं। फिलीपींस में सुंदरता के मानक भी पश्चिमी मानकों से मेल खाते हैं, जिसमें गोरी और चिकनी त्वचा को पसंद किया जाता है। परिणाम स्वरूप त्वचा को गोरा करने वाले उत्पादों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अपनी दुर्लभ मिश्रित विशेषताओं और सौंदर्य शास्त्र की प्रगतिशील समझ के कारण फिलिपिनो महिलाओं ने वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिताओं में 15 ताज जीते हैं, जिससे फिलीपींस एकमात्र ऐसा एशियाई देश बन गया है जिसने सभी 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं: मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ। सौंदर्य प्रतियोगिता के ताज की वैश्विक रैंकिंग में वे केवल वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे हैं। हालांकि फिलिपिनो महिलाओं को जो सम्मान मिलता है वह केवल उनकी उपस्थिति के कारण नहीं है, बल्कि उनके आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और सामाजिक क्षमता के कारण भी है। ग्रांट थॉर्नटन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर उनकी दर 47% के साथ सबसे अधिक है। साथ ही वे पारिवारिक जीवन में पारंपरिक एशियाई मूल्यों को बनाए रखती हैं, कुशलतापूर्वक घरेलू मामलों का प्रबंधन करती हैं और मजबूत विवाह का निर्माण करती हैं। एक और उल्लेखनीय विशेषता उनकी मित्रता और उत्कृष्ट संचार कौशल है। फिलिपिनो महिलाओं की अक्सर उनके कोमल व्यवहार, गर्मजोशी भरी मुस्कान और अंग्रेजी में धारा प्रवाह होने के लिए प्रशंसा की जाती है। चाहे व्यावसायिक सेटिंग में हो या दैनिक बातचीत में, वे लगातार अपनी विनम्रता और अनुकूलन क्षमता से एक अच्छी छाप छोड़ती हैं। रोमांटिक रिश्तों में वे शर्मीली और विनम्र होती हैं, फिर भी निष्क्रिय नहीं होती हैं। वे पुरुषों के पहल करने का इंतजार करने को तैयार रहती हैं और साथ ही सूक्ष्म इशारों के माध्यम से देखभाल भी दिखाती हैं। पारंपरिक पूर्वी आकर्षण और आधुनिक आत्मविश्वास के संयोजन के कारण फिलिपिनो महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के लिए अत्यधिक आकर्षक माना जाता है। परिणाम स्वरूप हर साल लगभग 20,000 फिलिपिनो महिलाएं विदेशियों से शादी करती हैं, जिनमें से अधिकांश अमेरिकी पुरुष होते हैं। स्पेनिश, अमेरिकी और एशियाई प्रभावों का उनका सांस्कृतिक मिश्रण उन्हें विभिन्न देशों में जीवन के अनुकूल होने में आसानी से मदद करता है। विशेष रूप से विदेशी पतियों से शादी करने की प्रवृत्ति तेजी से लोकप्रिय हो रही है, खासकर युवा महिलाओं के बीच। क्या आप चाहेंगे कि मैं किसी फिलिपिनो महिला को प्रभावित करने या डेट करने के कुछ टिप्स बताऊं? नंबर 2 लिखकर कमेंट करें और मैं उन्हें आपके साथ साझा करूंगा। नंबर 3, उन्हें टेक्सटिंग और गायन से विशेष लगाव है। फिलीपींस को कभी दुनिया की टेक्सटिंग राजधानी कहा जाता था, जहां मुफ्त मैसेजिंग ऐप के युग से पहले इसके नागरिक केवल टेक्स्ट संदेश भेजने पर प्रतिदिन 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक खर्च करते थे। आंकड़े बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब रोजाना 200 मिलियन 20 करोड़ से अधिक संदेश भेजे जाते थे, भले ही जनसंख्या केवल 80 मिलियन 8 करोड़ के आसपास थी, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति ने प्रतिदिन औसतन 2.5 से अधिक संदेश भेजे। ये संख्या किसी भी अन्य देश से बहुत अधिक थी और रोजमर्रा की जिंदगी में एक व्यापक संचार की आदत को दर्शाती थी। जैसे जैसे दुनिया सोशल मीडिया और मुफ्त मैसेजिंग के युग में बदली, फिलिपिनो लोगों ने बिना किसी कमी के इस आदत को बनाए रखा है। आज वे मैसेंजर, वाइबर या व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 400 मिलियन संदेश भेजते हैं। प्रतिवर्ष 142 बिलियन से अधिक संदेशों के कुल योग के साथ फिलीपींस संदेशों के आदान प्रदान के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका और पूरे यूरोप महाद्वीप को भी पीछे छोड़ देता है। यह टेक्सटिंग की आदत न केवल सामाजिक सामंजस्य को प्रदर्शित करती है, बल्कि स्थानीय संस्कृति में व्यक्तिगत संचार के महत्व को भी उजागर करती है। टेक्सटिंग से परे फिलिपिनो लोगों में कराओके के लिए भी गहरा जुनून है। ये एक ऐसा देश है जहां पारिवारिक पार्टियों से लेकर भोजनालयों, बसों, बार और यहाँ तक कि शादियों और अंतिम संस्कारों तक जीवन के हर कोने में कराओके मौजूद है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में एक फिलिपिनो रॉबर्टो डेल रोसारियो ने ही पहली बार 1975 में सिंग अलोंग सिस्टम के रूप में जाने जाने वाले कराओके सिस्टम का आविष्कार और पेटेंट कराया था। इस आविष्कार ने
तब से देश की मनोरंजन संस्कृति के एक महत्वपूर्ण हिस्से को आकार दिया है। फिलीपींस में कराओके के प्रति प्रेम इतना अधिक है कि मनीला ने एक बार 2008 में दुनिया के सबसे बड़े कराओके कार्यक्रम की मेजबानी की थी, जिसमें 1,60,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई। एक और दिलचस्प विवरण फ्रैंक सिनात्रा के गीत माई वे से संबंधित है। ये कभी फिलीपींस में सबसे लोकप्रिय कराओके गीतों में से एक था। हालांकि इस गीत को गाने की तीव्र प्रतिस्पर्धा के साथ साथ बेसुरी प्रस्तुतियों पर नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के कारण कई गंभीर विवाद हुए। नतीजतन कुछ कराओके स्थानों को झगड़े से बचने के लिए इस गीत को अपनी प्लेलिस्ट से हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। नंबर 4, फिलीपींस। नाम स्पेनियों द्वारा दिया गया था। फिलीपींस का इतिहास विदेशी शक्तियों द्वारा 3 शताब्दी से अधिक के शासन से निकटता से जुड़ा हुआ है। 1521 में स्पेन के अधीन सेवा कर रहे पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन इस द्वीप समूह में पहुंचे, जो 300 से अधिक वर्षों के स्पेनिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत का प्रतीक था। जब स्पेन कमजोर होने लगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक नई शक्ति के रूप में उभरा और 1898 में स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के बाद फिलीपींस पर नियंत्रण कर लिया। समझौते के अनुसार स्पेन ने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बदले फिलीपींस को अमेरिका को सौंप दिया। हालांकि 1935 में फिलीपींस को स्वशासन प्रदान किया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैन्य कब्जे के कारण लोगों को अभी तक पूर्ण स्वतंत्रता हासिल नहीं हुई थी। 1945 में ही अमेरिकी सेना ने द्वीप समूह को मुक्त कराया और 1946 में फिलीपींस आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। दिलचस्प बात यह है कि फिलीपींस नाम किसी मूल भाषा से नहीं आया है, बल्कि स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय के सम्मान में स्पेनिश खोजकर्ता रूई लोपेज दी विलालोबोस द्वारा दिया गया था। दुनिया में ये एक अनोखा मामला है, जहां किसी देश का नाम उसी राजा के नाम पर रखा गया है जिसने उसकी मातृभूमि पर आक्रमण का आदेश दिया था। लंबे औपनिवेशिक इतिहास और यूरोपीय झुकाव वाली 3 प्रमुख विश्व शक्तियों स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ संपर्क ने फिलीपींस को एशिया का सबसे पश्चिमीकृत देश बना दिया है। फिलीपींस की लगभग 90% आबादी ईसाई है, जो इसे एशिया का सबसे बड़ा ईसाई राष्ट्र बनाता है। अंग्रेजी का उपयोग फिलिपिनो के साथ साथ आधिकारिक भाषा के रूप में किया जाता है। हॉलीवुड फिल्में, अमेरिकी टेलीविजन शो और यहाँ तक कि कैथोलिक चर्च श्रृंखलाएं लोगों द्वारा स्वाभाविक रूप से उनकी स्थानीय संस्कृति के हिस्से के रूप में अपनाई जाती हैं। क्रिसमस, ईस्टर और संतों के दिन देश भर में व्यापक रूप से मनाए जाते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिताएं, अमेरिकी शैली की गायन प्रतियोगिताएं और घर में कराओके परंपराएं जैसे मनोरंजन प्रारूप पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभाव को मजबूती से दर्शाते हैं। हालांकि ये मिश्रण तनाव भी पैदा करता है, क्योंकि राष्ट्रीय पहचान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है, जबकि अमेरिका पर निर्भरता की मानसिकता व्यापक हो जाती है। ये आज भी इस दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपीय राष्ट्र के नेतृत्व के लिए एक जटिल मुद्दा बना हुआ है। नंबर 5, एक अनोखी क्रिसमस संस्कृति। बहुत कम लोग जानते हैं कि यो-यो जैसा एक खिलौना, जिसे अक्सर पूरी तरह से पश्चिमी माना जाता है, उसकी जड़ें वास्तव में फिलीपींस में गहरी हैं। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि सबसे शुरुआती यो-यो 2500 साल से भी अधिक समय पहले प्राचीन ग्रीस में दिखाई दिए थे। लेकिन कई रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि इस खेल का आविष्कार वास्तव में प्राचीन फिलिपिनो समुदायों द्वारा बहुत पहले किया गया था। हालांकि इस प्राचीन खिलौने के लिए महत्वपूर्ण मोड़ 20वीं सदी में पेड्रो फ्लोर्स नामक एक फिलिपिनो अप्रवासी के प्रयासों की बदौलत आया। संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्होंने न केवल बड़े पैमाने पर लकड़ी के योयो का उत्पादन किया, बल्कि स्लीपिंग ट्रिक तकनीक का भी आविष्कार किया, जो योयो को हाथ में लौटने से पहले हवा में घूमने की अनुमति देता है। इसकी महान क्षमता को देखते हुए डोनाल्ड एफ डंकन सीनियर नामक एक अमेरिकी उद्यमी ने पेड्रो फ्लोर्स की कंपनी को खरीद लिया और डंकन योयो ब्रांड नाम के तहत इस खिलौने को दुनिया के सामने पेश किया। इस सफलता ने योयो को एक पॉप संस्कृति की घटना में बदल दिया, जिसे दुनिया भर के लाखों बच्चों ने पसंद किया। विशेष रूप से उत्पाद को दिया गया नाम योयो भी इलोकानो भाषा से उत्पन्न हुआ है, जो एक मूल फिलिपिनो भाषा है जिसका अर्थ है आना और जाना, जो खिलौने की बुनियादी गति का
बिल्कुल सटीक वर्णन करता है। फिलिपिनो संस्कृति का एक और आश्चर्यजनक पहलू उनके क्रिसमस मनाने के तरीके में निहित है। फिलीपींस के पास दुनिया का सबसे लंबा क्रिसमस सीजन होने का खिताब है, जो सितंबर से अगले जनवरी तक 4 महीने तक चलता है। अगस्त के अंत से ही शॉपिंग मॉल में क्रिसमस का संगीत सुना जा सकता है। सितंबर तक पूरा देश क्रिसमस ट्री, टिमटिमाती रोशनी और विशेष रूप से पेरोल, मसीह के मार्गदर्शक प्रकाश का प्रतीक, एक तारे के आकार के लालटेन से सजना शुरू हो जाता है। दिसंबर में परिवार शाम की दावतों के लिए इकट्ठा होते हैं, जबकि सिम्बांग गाबी 9 लगातार सुबह की प्रार्थनाएं भारी भीड़ को आकर्षित करती हैं। हालांकि यहाँ का क्रिसमस सीजन नए साल के दिन समाप्त नहीं होता है। ये जनवरी के तीसरे रविवार तक जारी रहता है, जब पूरा देश बाल यीशु के सम्मान में सैंटो नीनो डी सेबू महोत्सव मनाता है। इस दौरान जीवंत परेड और पारंपरिक नृत्य सड़कों को भर देते हैं, जिससे फिलीपींस का क्रिसमस दुनिया में कहीं भी अपनी तरह का सबसे लंबा और सबसे बड़ा उत्सव बन जाता है। क्या आप फिलिपिनो लोगों की उपलब्धियों से हैरान हैं? यदि आपने कभी इस द्वीपीय देश के योयो से प्यार किया है, तो नंबर 5 लिखकर एक कमेंट छोड़ें। नंबर 6, देश के नेता शोबिस पृष्ठभूमि से आते हैं। अगर आपको लगता है कि राजनीति केवल वोट जीतने के लिए उबाऊ भाषणों के बारे में है, तो शायद आपने फिलीपींस के बारे में नहीं सुना है। विशेष रूप से 2022 के चुनाव के दौरान फिलीपींस की पूर्व उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेडो ने अपने अभियान के हिस्से के रूप में एक पीपल्स ग्रैंड कॉन्सर्ट आयोजित किया। अपने नाम के अनुरूप वहां बिल्कुल भी भाषण नहीं थे, बल्कि आकर्षक धुनों के साथ गायकों और रैपर्स का प्रदर्शन था। मुख्य आकर्षण में से एक ये था कि उन्होंने अपने भाषण के एक हिस्से को एक कोमल धुन में बदल दिया, जिससे लोगों के लिए इसे याद रखना और साथ गाना आसान हो गया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, जिसमें दसियों हजार लोग रोसास गा रहे थे, जो उनके भाषण का एक संगीतमय संस्करण था। आप मीका डेल रोसारियो द्वारा गाए गए इस गीत को स्पॉटिफाई और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से ढूंढ सकते हैं और सुन सकते हैं। रोब्रेडो के दृष्टिकोण का अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा। युवा लोग और कलाकार, जो आम तौर पर राजनीति पर बहुत कम ध्यान देते थे, उनके संगीत कार्यक्रम में गाने के लिए एक साथ आए। परिणाम, जैसा कि हम जानते हैं, ये था कि वो उस समय फिलीपींस की उपराष्ट्रपति बनने में सफल रहीं। और ये तो सिर्फ फिलीपींस के उपराष्ट्रपति की कहानी है। अब देश के नेता की कहानी की ओर बढ़ते हैं। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ एस्ट्राडा को राज्य के प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका के लिए व्यापक रूप से याद नहीं किया जाता है, बल्कि एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट अभिनेता के रूप में याद किया जाता है। वास्तव में 1998 में उन्होंने लगभग 10.7 मिलियन मतों के साथ राष्ट्रपति पद जीता था, जो कि उप विजेता के लगभग 7.4 मिलियन मतों से बहुत आगे था, जिसने उस समय एक राजनीतिक भूचाल ला दिया था। कई विशेषज्ञों ने इस भारी जीत का श्रेय पुसोंग ऊ और मैग्दुसाका एस्टेरिस जैसी फिल्मों में उनके पिछले अभिनय करियर को दिया, जहां उन्होंने मजदूर वर्ग के आदर्श नायक का किरदार निभाया था। यह छवि बाद में एक ब्रांड बन गई, जिसने उन्हें गरीबों और आम लोगों के साथ आसानी से जुड़ने में मदद की, जो अभी भी फिलीपींस में बहुमत में थे। जबकि देश में राजनेता अपनी दृष्टि के बारे में संगीत, लाइव शो और लाइव स्ट्रीम के साथ प्रभाव छोड़ने के लिए जाने जाते हैं, फिलीपींस में राजनीति विरोधाभासों और जटिलता से भरी हुई है। देश एक अध्यक्षीय गणतंत्र, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक मॉडल का पालन करता है, जहां राष्ट्रपति सीधे राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है और सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में भी कार्य करता है। हालांकि जो चीज यहाँ के राजनीतिक मॉडल को विशिष्ट बनाती है, वह अत्यधिक खंडित दलीय प्रणाली है, जिसमें दर्जनों छोटी पार्टियां एक साथ मौजूद हैं और अक्सर पाला बदलती हैं और हर चुनाव के मौसम में नए गठबंधन बनाती हैं। अमेरिका या यूरोप की तरह किसी भी पार्टी का दीर्घकालिक प्रभुत्व नहीं है। इसके अलावा फिलीपींस उन कुछ देशों में से एक है जहां नागरिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए अलग अलग मतदान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां 2 शीर्ष नेता विरोधी दलों से आते हैं। नंबर 7, फिलीपींस में नाइट लाइफ। फिलीपींस में रात का माहौल बेफिक्र, लैटिन फ्लेयर, जीवंत सामुदायिक भावना और स्पेन से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रभावों का एक मिश्रण है,
मनीला, सेबू और दावाओ जैसे प्रमुख शहरों में रात का समय ऊर्जा के एक नए स्तर का संकेत देता है। लोग अक्सर भोजनालयों में छोटे समूहों में इकट्ठा होते हैं, सड़कों पर टहलते हैं या विशेष रूप से सप्ताहांत पर मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेते हैं। हर कोने से बजने वाले संगीत और हवा में गूंजती जीवंत बातचीत के साथ रात में फिलीपींस न केवल हलचल भरा होता है, बल्कि अपने लोगों के मिलनसार और अनुकूल स्वभाव का भी स्पष्ट प्रतिबिंब है। स्ट्रीट फूड और नाइट मार्केट फिलीपींस की रात की संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है। मनीला में मर्काटो सेंट्रल या सेबू में सुकबो मर्काडो जैसे क्षेत्र हमेशा शाम से लेकर देर रात तक खाने वालों से खचाखच भरे रहते हैं। आगंतुक विभिन्न प्रकार के स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि इसाव, बलूत, लेचोन और हेलो हेलो। ये केवल भोजन की विविधता नहीं है जो लोगों को आकर्षित करती है, बल्कि मैत्रीपूर्ण सेवा और जीवंत वातावरण है जो इन फूड हब्स को स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के बीच लोकप्रिय बनाता है। मनोरंजन के संदर्भ में फिलीपींस में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे जीवंत बार, पब और क्लब दृश्य है, विशेष रूप से मनीला के मकाती और बोनिफेजियो ग्लोबल सिटी (बीजीसी) में। इन स्थानों में अक्सर लाइव संगीत, अंतर्राष्ट्रीय डीजे और थीम पर आधारित कार्यक्रम होते हैं जो युवाओं की बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हैं। साथ ही ध्वनिक प्रदर्शन, अकॉस्टिक परफॉर्मेंसेस, सार्वजनिक कराओके, आउटडोर थिएटर और सड़क पर होने वाले प्रदर्शन भी बहुत आम है, जो रात के मनोरंजन के विविध विकल्प पेश करते हैं। जो लोग शांत स्थानों को पसंद करते हैं, उनके लिए पुराने मोहल्लों या तटीय क्षेत्रों में घूमना एक आदर्श विकल्प है। मनीला में रात के समय इंट्रामुरोस जिला अपनी पत्थर की दीवारों, सुनहरी रोशनी और पथरीली सड़कों पर कैलेसा के पहियों की लयबद्ध खड़खड़ाहट के साथ एक पुरानी यादों वाला आकर्षण बिखेरता है। सेबू या दावाओं में आगंतुक तट पर टहल सकते हैं, रात के लिए रोशन नावों को देख सकते हैं और द्वीपों की विशिष्ट ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं, जबकि आधुनिक शहर चमकीली रोशनी और गतिशील आवाजें पेश करते हैं। तटीय क्षेत्र फिलीपींस का एक शांत, अधिक अंतरंग और भावनात्मक रूप से समृद्ध पक्ष प्रकट करते हैं। फिलीपींस रात की फोटोग्राफी और चेक इन के अनगिनत अवसर भी प्रदान करता है। बीजीसी में एलईडी रोशनी वाली सड़कों से लेकर क्विजोन सिटी में ग्रेफिटी कला वाली गलियों और मनीला खाड़ी के किनारे जगमगाती रोशनी तक हर कोना एक जीवंत पृष्ठभूमि के रूप में काम कर सकता है। बुराके या पलावन जैसे द्वीपों की यात्रा करते हुए आगंतुक चांदी रातों वाले समुद्र तटों, मशाल की रोशनी वाली समुद्र तटीय पार्टियों या स्थानीय लोगों द्वारा नाटकीय फायर डांस प्रदर्शन को कैमरे में कैद कर सकते हैं। नंबर 8, रेमिटेंस। रेमिटेंस पर निर्भर अर्थव्यवस्था। हालांकि यह प्राकृतिक संसाधनों या विनिर्माण उद्योगों में विशेष रूप से समृद्ध नहीं है, फिर भी फिलीपींस 470 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की जीडीपी और 6 से 60% की निरंतर विकास दर के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश की आय के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक रेमिटेंस प्रवासी कामगारों द्वारा भेजा गया पैसा है। विदेशों में रहने और काम करने वाले 10 मिलियन से अधिक नागरिकों के साथ फिलीपींस दुनिया में प्रेषण प्राप्त करने वाले शीर्ष 3 देशों में से एक है, जो केवल भारत और मैक्सिको के बाद आता है। अकेले 2023 में फिलीपींस में रेमिटेंस 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 9% था। ये पैसा न केवल विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाता है और पेसों को स्थिर करता है, बल्कि सीधे लाखों परिवारों का समर्थन भी करता है। विदेशी फिलिपिनो यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और मध्य पूर्वी देशों में उत्पादन क्षेत्रों में काम करते हैं, जिससे वे अधिक विकसित देशों से उन्नत कार्य नैतिकता और तकनीकी ज्ञान को अपना पाते हैं। दशकों से रेमिटेंस का ये निरंतर प्रवाह देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए एक प्रमुख वित्तीय स्रोत बन गया है। फिलीपींस आउटसोर्स ग्राहक सेवा (बीपीओ) में भी दुनिया का अग्रणी देश है, जो अपनी मजबूत अंग्रेजी दक्षता, कम श्रम लागत और मैत्रीपूर्ण संस्कृति के कारण कुछ क्षेत्रों में भारत को भी पीछे छोड़ देता है। यह उद्योग वर्तमान में 1.5 मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है और सालाना
लगभग 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर उत्पन्न करता है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 7% के बराबर है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की कंपनियां कॉल सेंटर, डेटा विश्लेषण, लेखांकन, आईटी सपोर्ट से लेकर कंटेंट क्रिएट करने जैसी सेवाओं के लिए फिलिपिनो को काम पर रखने के लिए उमड़ रही हैं। बीपीओ उद्योग का विस्तार फाइनेंस, लॉ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उच्च मूल्य वाली सेवाओं में हो रहा है। विशेष रूप से फिलीपीन सरकार इसे एक प्रमुख क्षेत्र मानती है, जो टैक्स में छूट और मजबूत बुनियादी ढांचे का समर्थन प्रदान करती है। जब सेमीकंडक्टर उद्योग की बात आती है, तो बहुत कम लोग तुरंत फिलीपींस के बारे में सोचेंगे। वास्तव में देश के निर्यात मूल्य का आधे से अधिक हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर घटकों से आता है। फिलीपींस वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, ऑन सेमीकंडक्टर, नेक्सपीरिया और सैमसंग जैसी प्रमुख कंपनियों को माइक्रोचिप, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक हिस्से प्रदान करता है। लुजोन और सेबू में हाईटेक औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, स्थिर एफडीआई नीतियों, किफायती कुशल श्रम और ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख तकनीकी केंद्रों के पास एक रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण जारी है। अंत में लगभग 120 मिलियन की आबादी, युवा डेमोग्राफिक और तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ फिलीपींस में दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे गतिशील उपभोक्ता बाजारों में से एक है। यूनिक्लो, स्टारबक्स, ग्रैब, टिकटॉक और शॉपी जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड फिलीपींस को एक रणनीतिक बाजार मानते हैं। तेजी से बढ़ती घरेलू खपत भी खुदरा, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल भुगतान में निवेश को आकर्षित करने वाला एक प्रमुख कारक है, जिससे अर्थव्यवस्था को वस्तुओं के निर्यात पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम करने में मदद मिलती है। नंबर 9, अवश्य घूमने योग्य पर्यटन स्थल बोराके। एशिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक है, जहां क्रिस्टल की तरह साफ फिरोजी पानी, पाउडर जैसी सफेद रेत और तट के किनारे फैले नारियल के पेड़ों की कतारें हैं। यहाँ का वातावरण विश्राम का एक परम एहसास लाता है, जो उष्णकटिबंधीय रंगों के साथ शांतिपूर्ण और जीवंत दोनों हैं, जिससे लोग खुद को सूरज और हवा के बीच खो देना चाहते हैं। सबसे यादगार आकर्षण व्हाइट बीच है, जो 4 किलोमीटर से अधिक लंबा है, जिसे सफेद रेत के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, जहां समुद्र प्रकाश के साथ रंग बदलता है। शाम के समय ये सबसे सुंदर लगता है, जब पानी पर एक हल्का बैंगनी सूर्यास्त पड़ता है। यहाँ आप सूर्यास्त देखने के लिए एक पारंपरिक पैराव नाव की सवारी कर सकते हैं। ऊपर से पूरे द्वीप को देखने के लिए पैरासेलिंग कर सकते हैं, या अपने पैरों के ठीक नीचे रंगीन मूंगा दुनिया का पता लगाने के लिए गोता, स्कूबा डाइव लगा सकते हैं। बोराके जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मई तक है, जब सूरज चमक रहा होता है, समुद्र शांत होता है और आसमान बिल्कुल साफ होता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत और आकर्षक द्वीपों में शुमार पलावन अपनी साफ नीली खाड़ियों और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के साथ सामने आता है। यहाँ पर्यटक समुद्र और पहाड़ियों के चारों ओर कायाकिंग जैसी विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों में से चुन सकते हैं, या समुद्री जीवों को देखने के लिए डाइविंग कर सकते हैं। इसके अलावा इस जगह के अनूठे पहलुओं की पूरी तरह से खोज करने के लिए आपको प्राचीन जंगलों में जाने का प्रयास करना चाहिए। फिलीपींस के पर्यटन स्थलों के बीच एसन हॉट स्प्रिंग्स का उल्लेख न करना एक भूल होगी, जो डाउनटाउन बागुयो से मात्र 30 मिनट की दूरी पर स्थित है। विशेष रूप से सर्दियों में ये स्थान न केवल स्थानीय लोगों के लिए सप्ताहांत की छुट्टी का स्थान है, बल्कि विश्राम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा भी पसंद किया जाने वाला गंतव्य है। आप चाहे तो एक कमरा किराए पर ले सकते हैं और कोटाबाटो प्रांत के पहाड़ों की गहराई में रात भर ठहर सकते हैं। असिक असिक झरना फिलीपींस के सबसे अनूठे प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। इस झरने में कोई जलधारा या नदी नहीं गिरती है, बल्कि काई से ढकी चट्टान की दीवार से अचानक पानी बाहर निकलता है, जिससे जंगल के बीचों बीच रेशम की तरह मुलायम सफेद पानी का पर्दा गिरता है। यहाँ के दृश्य जादुई और शुद्ध दोनों हैं, जो जंगल की गहराई में छिपे किसी परी कथा वाले बगीचे में खड़े होने का एहसास देते हैं। आगंतुकों को जो सबसे ज्यादा याद रहता है, वो है झरने की एक अजीब सी शांति, जहाँ पानी शोर नहीं मचाता, बल्कि पहाड़ों और जंगलों की फुसफुसाहट की तरह धीरे धीरे बहता है। मार्च से जून तक की गर्मियाँ यहाँ आने का आदर्श समय है,
जब पानी की पतली परत से सूरज की रोशनी चमकती है, जिससे हरे भरे स्थान पर प्रकाश की जगमगाती किरणें बनती हैं। असिक असिक की यात्रा एक मूल्यवान अनुभव है, क्योंकि आपको अचानक प्रकृति की एक उत्कृष्ट कृति का सामना करने से पहले पहाड़ी ढलानों और पत्थर की सीढ़ियों के साथ चलना पड़ता है, जो आश्चर्यजनक रूप से अछूती और शुद्ध बनी हुई है। नंबर 10। फिलीपींस के बारे में एक अजीब बात। दक्षिणी फिलीपींस में कैमेगुइन द्वीप पर एक कब्रिस्तान है जो काफी हद तक पानी के नीचे डूबा हुआ है। द सनकन सेमेट्री, डूबा हुआ कब्रिस्तान। 1871 में एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जमीन धंस गई, जिससे पूरा आवासीय क्षेत्र और पुराना कब्रिस्तान डूब गया। आज प्राचीन दफन स्थल के स्थान को चिन्हित करने के लिए समुद्र के ऊपर एक बड़ा क्रॉस खड़ा है, और ये कैमेगुइन के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक बन गया है। डूबे हुए कब्रिस्तान की यात्रा काफी सुविधाजनक है, लेकिन मुख्य क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आगंतुकों को एक छोटी नाव लेनी होती है या कम ज्वार की प्रतीक्षा करनी होती है। जो बात इस जगह को खास बनाती है वो है पानी की सतह की स्थिति। कुछ दिनों में समुद्र इतना शांत होता है कि डूबी हुई कब्रों के ऊपर से गुजरते समय आपको नाव के हिलने का भी एहसास नहीं होता है। इस क्षेत्र में समुद्र तल भी आसपास के क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक साफ है, जिससे कभी-कभी नीचे काई से ढके पत्थरों और मूंगों के आवरण को देखा जा सकता है, मानो पानी के नीचे समय रुक गया हो। कुछ टूरिस्ट ने कब्रिस्तान के मध्य भाग से तैरते समय अचानक आवाज गायब होने की घटना की भी सूचना दी है। कुछ लोगों ने पूरी तरह से होश में और सतर्क रहने के बावजूद कुछ संक्षिप्त मिनटों तक नाव के इंजन आसपास की बातचीत को न सुनने की बात कही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कठोर चट्टान के आधार वाले उथले पानी में ध्वनि अवशोषण, साउंड एब्जॉर्प्शन से संबंधित हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी भी विशिष्ट अध्ययन ने कैमेगुइन में इस घटना की पुष्टि नहीं की है। हालांकि यहाँ कोई स्पष्ट भूतिया कहानियां नहीं है। समुद्र और आकाश के बीच लगभग पूर्ण मौन एक ऐसी चीज है जो यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति पर एक अमिट छाप छोड़ती है। फिलीपींस के बोहोल द्वीप पर एक ऐसी भूमि संरचना मौजूद है जिसने वैज्ञानिकों और पर्यटकों दोनों को समान रूप से हैरान कर दिया है। चॉकलेट हिल्स। ये नाम भले ही अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक प्राकृतिक घटना को संदर्भित करता है जिसका अभी भी कोई निश्चित स्पष्टीकरण नहीं है। 50 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में हजारों छोटी पहाड़ियां एक साथ दिखाई देती हैं, जो शंकु के आकार की हैं और ऊंचाई में लगभग एक समान हैं। चॉकलेट हिल्स की असामान्य प्रकृति ने कई वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया है। सबसे हैरान करने वाली विशेषताओं में से एक पहाड़ियों के बीच की खामोशी है। यहाँ तक कि जब हल्की हवा चल रही होती है, तब भी हवा का प्रवाह घाटियों के भीतर अवरुद्ध प्रतीत होता है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि जगह लगभग जम गई है। कुछ सर्वेक्षण समूहों ने ध्वनि मापने वाले उपकरण लाए और निचले क्षेत्रों में बैकग्राउंड शोर के अत्यधिक निम्न स्तर दर्ज किए, जो बाहरी आवाजों से लगभग कटे हुए थे। यहाँ की हवा आसपास के क्षेत्रों की तुलना में काफी ठंडी भी होती है, जो एक अलग सूक्ष्म जलवायु माइक्रोक्लाइमेट में कदम रखने का एहसास देती है। सबसे व्यापक रूप से माने जाने वाले वैज्ञानिक सिद्धांतों से पता चलता है कि चॉकलेट हिल्स लाखों साल पहले चूना पत्थर की परतों के उठने और क्षरण इरोजन से बने थे। हालांकि प्राकृतिक तंत्र द्वारा पहाड़ियों की एक रूपता, आकार और दूरी को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया गया है। कुछ विशेषज्ञों का प्रस्ताव है कि किसी समय चट्टान की एक समान परत हो सकती है जो लंबवत रूप से कट गई थी, लेकिन किसी भी भूवैज्ञानिक मॉडल ने सफलतापूर्वक एक समान घटना को फिर से नहीं बनाया है। इस बीच स्थानीय लोक कथाएं इस क्षेत्र में देवताओं के खेलने की कहानियां बताती हैं, जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक पहाड़ी उनके द्वारा पीछे छोड़ा गया एक विशाल पद चिन्ह है। चाहे कोई विज्ञान में विश्वास करे या किंवदंती में, जो भी यहाँ आता है उसे इस बात से सहमत होना ही पड़ता है कि चॉकलेट हिल्स दुनिया की किसी भी अन्य जगह से बिल्कुल अलग है। नंबर 11। एक अनोखी परिवहन प्रणाली। अगर आपने कभी फिलीपींस में कदम रखा है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपने दक्षिण पूर्व एशिया में परिवहन के सबसे असामान्य साधनों में से एक को देखा हो,
रंगीन जीपनी। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग के अवशेष हैं, जब स्थानीय लोगों ने अमेरिकी सैन्य जीपों को यात्री वाहनों में बदल दिया था। समय के साथ जीपनी को जीवंत डिजाइनों और धार्मिक नारों से सजाया गया, जो फिलीपींस की सड़कों पर मात्र 0.12 अमेरिकी डॉलर के कम किराए के साथ चलते फिरते सांस्कृतिक प्रतीक बन गए। जीपनी कभी मनीला और सेबू जैसे प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ हुआ करती थी। हालांकि वायु प्रदूषण से निपटने और बुनियादी ढांचे के दबाव को कम करने के लिए सरकार वर्तमान में इलेक्ट्रिक या स्वच्छ ऊर्जा वाले वाहनों की ओर क्रमिक बदलाव को बढ़ावा दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के लिए फिलीपींस में प्रवेश का पहला बिंदु अक्सर मनीला में निनॉय एक्विनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है। ये 24 घंटे चालू रहने वाला देश का सबसे बड़ा और व्यस्ततम हवाई अड्डा है। इसके अलावा मैक्टन सेबू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक और प्रमुख प्रवेश द्वार है, जिसकी इसके पर्यावरण अनुकूल डिजाइन के लिए अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। यहाँ टर्मिनल 2 पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया है, जो एक गर्म और स्वागत करने वाला वातावरण बनाता है, जो हवाई अड्डे की वास्तुकला में शायद ही कभी पाया जाता है। 7,000 से अधिक द्वीपों के देश के रूप में फिलीपींस में एक विशाल जल मार्ग परिवहन प्रणाली है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मनीला का बंदरगाह सबसे बड़ा समुद्री केंद्र है। उसके बाद सेबू, दावाओ और बटांग्स का स्थान आता है। घरेलू स्तर पर फेरी सिस्टम साल भर संचालित होते हैं, जो कार्गो और यात्रियों दोनों की जरूरतों को पूरा करते हैं। उनमें से सुपर फेरी हजारों की क्षमता वाले तैरते हुए होटल के रूप में सामने आती है, जो अंतर्द्वीप यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उचित लागत पर लंबी यात्राओं के लिए एक लोकप्रिय विकल्प प्रदान करती है। क्या आपने कभी जीपनी की सवारी की है, या आप सुपर फेरी पर समुद्र में सफर करने का अनुभव करना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी पसंद साझा करें। नंबर 12, फिलीपींस के प्रसिद्ध व्यंजन। जब फिलिपिनो व्यंजनों की बात आती है, तो एक व्यंजन जिसे किसी भी आगंतुक को मिस नहीं करना चाहिए, वो है एडोबो। स्थानीय लोगों द्वारा अक्सर देश की आत्मा के रूप में सराहा गया भुने हुए लहसुन, सौम्य सिरका और सोया सॉस की सुगंध एक साथ मिलकर अडोबो के बर्तन के उबलने के क्षण से ही एक समृद्ध, आकर्षक स्वाद पैदा करती है। ये व्यंजन आमतौर पर चिकन या पोर्क से बनाया जाता है, जिसे एक स्वादिष्ट मिश्रण में मैरिनेट किया जाता है और फिर तब तक धीमी आंच पर पकाया जाता है जब तक कि मांस का प्रत्येक रेशा नरम ना हो जाए। सफेद चावल, मसालेदार ककड़ी या आधे उबले अंडे के साथ एडोबो का सबसे अच्छा आनंद लिया जाता है। ये सभी एक अविस्मरणीय स्वाद में घुल मिल जाते हैं। हालांकि हर फिलिपिनो व्यंजन निगलना आसान नहीं है, खासकर पश्चिमी आगंतुकों के लिए। बालूत या निषेचित फर्टिलाइज्ड बत्तख का अंडा एक ऐसा भोजन अनुभव है जो कई लोगों को झिझकने पर मजबूर कर देता है। बलूत को जो चीज अनोखा बनाती है, वो ये है कि उबाले जाने से पहले अंडे को 14 से 21 दिनों तक सेया इनक्यूबेट जाता है। तब तक अंदर एक आंशिक रूप से विकसित बत्तख का भ्रूण बन चुका होता है। चुनौती स्वाद की तुलना में मनोवैज्ञानिक प्रभाव में अधिक होती है, क्योंकि खाने वालों को पंख, चोंच और मुलायम हड्डियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी फिलिपिनो के लिए बालूत एक पौष्टिक स्नैक है, जो आमतौर पर शाम को स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा बेचा जाता है। उन व्यंजनों पर लौटते हुए जो आगंतुकों को आकर्षित करने की अधिक संभावना रखते हैं। सिनीगैंग एक आदर्श उदाहरण है। ये एक पारंपरिक खट्टा सूप है जो इमली या क्यालामंसी या कामियाज जैसे देशी फलों से अपने विशिष्ट खट्टेपन के लिए जाना जाता है। गर्म बर्तन से उठने वाला सुगंधित सूप जब झींगा मछली या पोर्क और भिंडी, टमाटर और पानी वाली पालक, वाटर स्पाइन्स जैसी सब्जियों के साथ मिलता है, तो इसे तुरंत चखने का मन करता है। सिनीगैंग विशेष रूप से तब स्वादिष्ट लगता है जब इसे सफेद चावल और स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ी सी चिली फिश सॉस के साथ परोसा जाता है। एक और व्यंजन जो साहस का लेबल रखता है, वो है तमालोक, जिसे वुडवॉर्म लकड़ी का कीड़ा के रूप में भी जाना जाता है। वास्तव में ये एक प्रकार का मोलस्क है जो सड़ी हुई मैंग्रोव लकड़ी में रहता है और आमतौर पर सिरका और मिर्च के साथ कच्चा खाया जाता है। इस व्यंजन को जो बात डरावनी बनाती है, वो है इसकी लंबी, नरम, कीड़े जैसी उपस्थिति और तथ्य ये है कि इसे अक्सर जीवित खाया जाता है।
इसे निगलने के लिए कई पर्यटकों को अपनी सांस रोकनी पड़ती है। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए तमालूक एक बेशकीमती व्यंजन है, जो अक्सर पलावन क्षेत्र में समुद्री भोजन की दावतों में परोसा जाता है। इस फूड ट्रिप का समापन लेचॉन से होता है, जो फिलिपिनो त्योहारों का गौरव है। लेचॉन एक पूरा रोस्टेड सुअर है, जिसमें लेमन ग्रास, लहसुन और प्याज भरे जाते हैं। फिर घंटों तक गर्म कोयले पर तब तक भूना जाता है जब तक कि त्वचा सुनहरी और कुरकुरी न हो जाए। चटकने वाली त्वचा से उठने वाली धुएं की सुगंध और अंदर की रसदार चर्बी और कोमल मांस इसे अनूठा बनाते हैं। लेचॉन को आमतौर पर हल्का मीठा लिवर सॉस या मसालेदार लहसुन के सिरके के साथ परोसा जाता है, ताकि इसके स्वाद जिससे एक शानदार भोजन का अनुभव मिलता है। नंबर 13, फिलीपींस में दिलचस्प त्योहार। यदि आपको फिलीपींस जाने का मौका मिलता है, तो आप न केवल इसके आश्चर्यजनक परिदृश्यों और स्वादिष्ट व्यंजनों से मंत्रमुग्ध होंगे, बल्कि सांस्कृतिक पहचान से समृद्ध इसके जीवन त्योहारों से भी मोहित होंगे। पहला है सिनालॉग फेस्टिवल, जो जनवरी के तीसरे सप्ताह में सेबू शहर में आयोजित किया जाता है। ये देश के सबसे बड़े धार्मिक त्योहारों में से एक है, जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। उत्सव के दौरान लोग रंगीन पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और सड़कों पर सुलोक के रूप में जानी जाने वाली विशिष्ट लयबद्ध ताल पर नृत्य करते हैं। सड़क पर प्रदर्शन के अलावा परेड, आतिशबाजी और गहरे आध्यात्मिक अनुष्ठान होते हैं। सिनालॉग लोगों के लिए बाल यीशु संतो नीनो के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने और सेबू की स्वदेशी मान्यताओं से ईसाई धर्म में परिवर्तन को याद करने का समय है। अगला है पाहियास महोत्सव, जो हर साल 15 मई को क्यूजोन प्रांत के लुकबन शहर में आयोजित किया जाता है। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण फलों, सब्जियों और रंगीन चावल के केक, राइस केक्स जैसे स्थानीय कृषि उत्पादों से सजे हुए सुंदर घर है। किपिंग चावल के वेफर्स को फूल और पत्तियों के आकार में व्यवस्थित किया जाता है और हर जगह लटका दिया जाता है, जिससे एक जीवंत और कलात्मक वातावरण बनता है। उत्सव के दौरान आगंतुक लोग संगीत प्रदर्शन का आनंद ले सकते हैं, पारंपरिक व्यंजनों को चख सकते हैं और स्थानीय लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य को महसूस कर सकते हैं। पहयास अच्छी फसल और समृद्ध जीवन के लिए मजदूर संत इसिडोर को धन्यवाद देने का प्रतीक है। एक और न चूकने वाला त्योहार है अति अतिहान, जो जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान अकलान प्रांत के कालिबो शहर में आयोजित किया जाता है। ये फिलीपींस के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। सबसे विशिष्ट विशेषता है शरीर को काले रंग से रंगे प्राचीन एटीआई लोगों से प्रेरित चमकीले कपड़े पहने प्रतिभागियों की भीड़, जो सड़कों पर बिना रुके नृत्य करते हैं। ढोल की थाप दिन रात गूंजती है, जो पूरे शहर को एक विशाल ओपन एयर मंच में बदल देती है। ये त्योहार न केवल बाल यीशु को एक धार्मिक श्रद्धांजलि है, बल्कि उन स्वदेशी लोगों का सम्मान करने का भी समय है, जो पहली बार इस भूमि पर रहे थे, जो हर फिलिपिनो में राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करता है। यदि आप फरवरी के अंत और पूरे मार्च में बागुयो शहर की यात्रा करते हैं, तो आप पनागबेंगा उत्सव में डूब जाएंगे, जिसे फूलों के उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। शहर सैकड़ों जीवंत फूलों से हस्त निर्मित फूलों की झांकियों के साथ एक विशाल उद्यान में बदल जाता है। रंगीन परेड के अलावा इस उत्सव में खेल प्रतियोगिताएं, संगीत प्रदर्शन और जीवंत सड़क मेले शामिल होते हैं, जो हजारों लोगों को आकर्षित करते हैं। पनागबेंगा बागुयो के लोगों के लिए वसंत का स्वागत करने और प्राकृतिक आपदा या कठिनाई के समय के बाद नवीनीकरण और आशावाद व्यक्त करने का एक तरीका है। नंबर 14, फिलीपींस में रहने की लागत। यदि आप फिलीपींस जाने या वहां रहने की योजना बना रहे हैं, तो रहने की लागत को समझना एक ऐसी चीज है जिसे आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। खासकर मनीला या सेबू जैसे प्रमुख शहरों में आपके जीवन शैली और विकल्पों के आधार पर रहने की लागत काफी भिन्न हो सकती है। शहर के केंद्र में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का औसत किराया आमतौर पर 500 से 650 अमेरिकी डॉलर प्रति माह तक होता है। इस बीच यदि आप उपनगरों सबर्ब्स में रहना चुनते हैं, तो कीमत काफी सस्ती होगी, केवल 250 से 350 अमेरिकी डॉलर प्रति माह। ये अंतर दर्शाता है कि आप लचीले ढंग से रहने के लिए ऐसी जगह चुन सकते हैं जो आपके व्यक्तिगत बजट में फिट बैठती हो। परिवहन के मामले में
सार्वजनिक विकल्प जैसे जीपनी या बसें सबसे आम और किफ़ायती हैं। एक जीपनी की सवारी की कीमत केवल 0.3 से 0.6 डॉलर होती है, जबकि बस की सवारी की कीमत लगभग 0.6 से 1 डॉलर प्रति यात्रा होती है। यदि आप प्रामाणिक तरीके से स्थानीय जीवन का अनुभव करते हुए पैसे बचाना चाहते हैं, तो यह एक आदर्श तरीका है। यदि आप सुविधा और आराम को प्राथमिकता देते हैं, तो टैक्सी या ग्रैब जैसे राइड हेलिंग ऐप भी बहुत लोकप्रिय हैं। छोटी टैक्सी यात्रा में आमतौर पर लगभग 1.5 से 2.5 अमेरिकी डॉलर का खर्च आता है। यदि आप अपने दम पर द्वीप समूह घूमना पसंद करते हैं, तो आप लगभग 25 से 35 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन के हिसाब से एक कार किराए पर ले सकते हैं, जिसमें ईंधन और अन्य अतिरिक्त शुल्क शामिल नहीं हैं। जब भोजन की बात आती है, यदि आपके पास घर पर खाना पकाने का समय है, तो स्थानीय बाजारों में 1 महीने के किराने के सामान की लागत 120 से 160 अमेरिकी डॉलर तक कम हो सकती है। दूसरी ओर, यदि आप अक्सर बाहर खाते हैं, तो एक बुनियादी भोजन की कीमत केवल 1.2 से 2 अमेरिकी डॉलर होती है, जबकि किसी रेस्तरां में भोजन की कीमत सर्विस और माहौल के प्रकार के आधार पर 4 से 8 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक हो सकती है। इसके अतिरिक्त बिजली, पानी, इंटरनेट और फोन बिल जैसे रहने के खर्च भी ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए। औसतन मासिक उपयोगिता बिल लगभग 40 से 60 अमेरिकी डॉलर आता है, जबकि हाई स्पीड इंटरनेट 20 से 25 अमेरिकी डॉलर प्रति माह तक होता है। यदि आप यहाँ लंबी अवधि तक रहने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ अन्य खर्चों जैसे अपार्टमेंट रखरखाव शुल्क, कचरा निपटान या प्रशासनिक शुल्क को न भूलें। ये बहुत बड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन यदि आप पहले से तैयार नहीं हैं, तो वे आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। कुल मिलाकर फिलीपींस में अपेक्षाकृत आरामदायक जीवन जीने के लिए एक अकेले व्यक्ति को प्रति माह लगभग 600 से 800 अमेरिकी डॉलर तैयार रखने चाहिए। यदि आप मितव्ययिता से रहते हैं, तो ये राशि 500 अमेरिकी डॉलर तक कम हो सकती है, जबकि यदि आप अधिक मनोरंजन और यात्रा के साथ जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपका खर्च 1000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक प्रति माह तक पहुंच सकता है। नंबर 15, पर्यटकों के लिए यात्रा के टिप्स। हालांकि फिलीपींस में सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर है, फिर भी कुछ छोटे सुझाव हैं जिन्हें आपको परेशानी में पड़ने से बचने के लिए ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले, पर्यटकों को निशाना बनाने वाले घोटालों, स्कैम्स से हमेशा सावधान रहें। टैक्सी ड्राइवर, स्वयंभू टूर गाइड या मिलनसार स्थानीय लोगों का भेष धारण करने वाले कुछ व्यक्ति अक्सर उत्साहपूर्ण प्रस्तावों के साथ यात्रियों से संपर्क करते हैं, लेकिन उनके पीछे अधिक कीमत वाले जाल या यहाँ तक कि चोरी भी छिपी हो सकती है। अवांछित स्थितियों से बचने के लिए आपको ग्रैब जैसे प्रतिष्ठित राइड हेलिंग ऐप का उपयोग करना चाहिए या स्पष्ट रिव्यू वाली कंपनियों से टूर बुक करना चाहिए। और किसी भी सेवा का उपयोग करने से पहले कीमतों की जांच करना न भूलें। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए स्थानीय बाजारों, बस स्टेशनों या लोकप्रिय पर्यटन स्थलों जैसे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से गुजरते समय अपना बैग और फोन हमेशा अपने शरीर के करीब रखें। बहुत अधिक नकदी या कीमती सामान ले जाने से बचें। एंटी थेफ्ट बैग या आगे की तरफ पहना जाने वाला क्रॉस बॉडी बैग पूरी यात्रा के दौरान आपका आदर्श साथी रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अपनी उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ फिलीपींस आपको थका हुआ महसूस करा सकता है यदि आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं या खुद को धूप से नहीं बचाते हैं। हमेशा सनस्क्रीन, बोतल बंद पानी और इलेक्ट्रोलाइट टैबलेट साथ रखें। यदि आपका पाचन तंत्र संवेदनशील है, तो सड़क किनारे स्थित ऐसे स्थानों पर खाने से बचें जहां स्वच्छता की कमी हो। पेट दर्द, सर्दी या कीड़ों से बचाव की क्रीम जैसी कुछ बुनियादी दवाएं साथ लाना भी आवश्यक है, खासकर यदि आप दूर दराज के द्वीपों पर जाने की योजना बना रहे हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नल का पानी सीधे पीने से बिल्कुल बचें, चाहे आप शहर में हो या गांव में। यहाँ का जल स्रोत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं करता है, इसलिए सबसे अच्छा है कि पहचाने जाने योग्य ब्रांडों के बोतल बंद पानी का उपयोग किया जाए या पीने से पहले इसे उबाल लिया जाए। साथ ही विशेष रूप से हवाई अड्डों, बस स्टेशनों या स्थानीय बाजारों जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों से गुजरते समय मेडिकल फेस मास्क ले जाने की सलाह दी जाती है। ये न केवल आपको धूल
और हवा के बैक्टीरिया से बचाने में मदद करता है। बल्कि जब आप खराब स्वच्छता वाले क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं या जहां आसपास के लोग खांस रहे हैं या छींक रहे हैं, तो यह एक उपयोगी ढाल के रूप में भी कार्य करता है। अंत में, हमेशा अपने परिवार या दोस्तों के संपर्क में रहें, खासकर यदि आप अकेले यात्रा कर रहे हैं। एक स्थानीय सिम कार्ड या एक अंतर्राष्ट्रीय डेटा प्लान आपको कभी भी कहीं भी जुड़े रहने में मदद करेगा। समापन। और ये थे फिलीपींस के बारे में 15 आकर्षक तथ्य। उम्मीद है इन जानकारियों ने आपको इस अद्भुत देश के बारे में एक नया नजरिया दिया होगा। यदि आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी यात्रा को मिस ना करें। आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? नीचे कमेंट करके बताएं। हमें आपके विचार जानकर बहुत खुशी होगी। यह जानकारी केवल संदर्भ के लिए है, इसलिए कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध अवश्य करें। यात्रा पद चिन्ह के साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली यात्रा में।